नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में दरार की खबरों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खास कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे और विपक्ष के नेता अजित पवार ने अपनी पार्टी को झटका दे दिया है। वे एनसीपी का दामन छोड़ अब एनडीए यानी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अजित पवार और छगन भुजबल के बाद दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्हें शरद पवार का करीबी भी माना जाता है। वहीं एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उनके बाद महिला विधायक अदिति तटकरे ने शपथ ग्रहण की। एनसीपी नेता अनिल पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है और उनके अलावा धर्मराव अत्राम, सुनी वलसाड और हसन मुशर्रफ ने भी शपथ ली है। अजित पवार के गुट का दावा है कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। बताते चले कि अजित पवार समेत एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है और एनडीए में शामिल अजित पवार के सहित 9 विधायक शामिल हो गए, जिसमें सीएम शिंदे सहित नेताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश का भविष्य जो है वो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजित दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और यही अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने पर संजय राउत का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया चल रही थी, हमें पहले से पता था और अब एकनाथ शिंदे पर अयोग्यता की तलवार गिरने वाली है। थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। और सर, इसके बारे में लोगों ने शपथ ली है, वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर है। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी। एक तरफ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में शिकस्त देने के लिए एकजुट हो रहा है, तो वहीं मुंबई में एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ा खेल खेल दिया है। इनकी इस चाल से विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। चूंकि एनसीपी के ज्यादातर नेता बीजेपी शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार को समर्थन करना चाहते थे, लेकिन यह काम बिना शरद पवार की मंजूरी से संभव नहीं था। कहा तो यह भी जा रहा है कि एनसीपी नेता किसी हाल में नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, और एनसीपी की टूट का यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। बताते चले कि एनसीपी में करीब 1 साल से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, खुलकर तो नहीं, लेकिन शरद पवार के पीठ पीछे अजित पवार कई बार पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाते हुए बीजेपी का समर्थन देने की बात कर चुके हैं। वहीं ईडी, सीबीआई समेत कई अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की नोटिस के बाद पार्टी के अन्य नेता भी बीजेपी शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार को समर्थन का मुद्दा उठाते रहे। हालांकि पिछले दिनों शरद पवार ने
संन्यास लेने की घोषणा, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश खुद उन्हें ही उल्टी पड़ गई। इसमें विपक्षी एकजुटता की कवायद ने आगे में घी का काम किया है। तो वहीं सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती है, और जिसके चलते लखनऊ में आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा, आइए सीधे आपको सुनाते हैं। भाई और बहनों, अनुप्रिया जी और अपना दल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सदस्य है। अनुप्रिया जी मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी है और उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, चारों चुनाव अपना दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़े हैं और मिलकर जीते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। और मोदी जी ने ये कांग्रेस पार्टी, सपा बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखलों में 27% आरक्षण देना और इसके साथ साथ ओबीसी छात्रों की पूरी ट्यूशन फी माफ कर देना, नीट के एग्जाम में ओबीसी समुदाय के बच्चों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेट्रोल और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब का वास्तविक रूप यही सामाजिक न्याय की वास्तविक हक लड़ाई है। और इस लड़ाई को आज वास्तविक धरातल पर पहुंचा करके गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का जो कार्य हुआ है, इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ
सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया था, उसका आज साकार रूप पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। शासन की योजना में जाति, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये तरीका गलत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से। कांग्रेस मुख्यालय पर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस संदर्भ में आज पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर हमारी रणनीति क्या होगी और संसद में हम उन्हें किस तरह से उठाएंगे, उस पर चर्चा हुई है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्राइस राइज जो टमाटर प्याज को लेकर, दाल को लेकर, सभी जो आवश्यक वस्तु हैं उनके मूल्यों में जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, उस पर काफी लंबी बातचीत हुई। ये मुद्दा जरूर हम उठाएंगे। जेपीसी का मुद्दा तो है ही है कि अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है और कैसे आया, इस पर हमने पिछले सत्र में भी रोज मांग की थी और ये मांग अभी भी हम करते रहेंगे अगले सत्र में। हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सदस्य हैं, उन्होंने ये मांग की है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम में मणिपुर की चर्चा हो, पर दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्य की बात है कि ये मांग सरकार ने नहीं स्वीकारा है। तो हम मांग करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हो, पर जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो मणिपुर की स्थिति पर हम जरूर डिबेट मांगेंगे। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, उस पर
काफ़ी कुछ चर्चा हुआ और हालांकि ये अभी न्यायालयों में है। जो मॉनसून सत्र आ रहा है जो 20 तारीख को शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। हालांकि सत्र सिर्फ 17 दिन का होगा। उस संदर्भ में यह बैठक हुआ और हमेशा जब कभी पार्लियामेंट की सेशन आती है तब उसके पहले पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इस बार हमने कुछ 20 दिन पहले ही ये बैठक की, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। बढ़ते टमाटर के दामों को लेकर पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। टमाटर एकमात्र वस्तु जिसकी कीमत सप्ताह के दौरान बढ़ी है। बढ़ते दामों पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि टमाटर एकमात्र वस्तु जिसकी कीमत सप्ताह के दौरान बढ़ी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। आपने कहा कि तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। टमाटर एकमात्र वस्तु है जिसमें हाल में हफ्ते भर में, और हम सब जानते हैं कि बारिश, अनसीजनल बारिश हुई है, उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। और थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के, वहां से आएगा, तो वो फिर एक बार सही दामों पे आ जाएगा। आलू का देखिए, प्याज का देखिए, सबके दाम नियंत्रण में। और मैं पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखूं तो टमाटर भी वही रेट है एवरेज जो पिछले वर्ष इस समय था। प्याज और आलू के रेट तो पिछले वर्ष से कम है। हमने चावल हो, गेहूं हो, तेल हो, अलग अलग विषयों के ऊपर नियंत्रण रखा है। और आज पूरा विश्व सराहना करता है कि भारत ने जो महंगाई पे कदम उठाए हैं वो वास्तव में राहत देते हैं जनता को। आपने कहा कि तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, वास्तव समाज में अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए लोग भरोसे और रिश्ते का कत्ल करने से भी बाज नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक शख्स का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाकर अधिकारी बना दिया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला है। प्रयागराज में पति पत्नी और वो से जुड़ा ये मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पेशे से सफाई कर्मी शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी पीसीएस अधिकारी बनते उसके साथ बेवफाई करने लगी। सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है जो प्रतापगढ़ में पदस्थ है और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में एसडीएम पद पर तैनात है। आलोक के मुताबिक साल 2010 में उसकी वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति से शादी हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने की हसरत बताई। उसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह में से पैसे काटकर उसकी पढ़ाई के लिए रुपये जोड़े और इसके लिए उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान भी किया। लेकिन पत्नी की पढ़ाई में कोई कसर न रह जाए इसलिए उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कराया था। बताया जा रहा है कि साल 2015 में दोनों को जुड़वा बेटी हुई थी और उसी दिन पीसीएस परीक्षा का परिणाम भी आया था और ज्योति का चयन पीसीएस में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई थी। बताया जा रहा है कि ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद अफसर बनते ही ज्योति ने अपने उसी पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने का, बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। आलोक का कहना है कि ज्योति मनीष के करीब और उससे दूर होती चली गई। अब पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ था और उसने मोबाइल चेक किया तो उसमें मनीष दुबे जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है उसके साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। और यही नहीं, उसका आरोप ये भी है कि दोनों को उसने रंगे हाथ भी पकड़ लिया था। बताया जा रहा है कि ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। उसने अपने पत्नी को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में दे रखी थी। वहीं ज्योति भी आलोक से तलाक की मांग कर रही थी। दरअसल सफाई कर्मी आलोक ने अब ये भी शिकायत की है कि बरेली में पदस्थ उसकी एसडीएम पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की
धमकी दे रहे और पीड़ित ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की है। आलोक मौर्य के साथ मेरा पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, मेरे तलाक के लिए अर्जी भी थी। उसने मेरा मोबाइल गलत तरीके से कब्जे में ले लिया था और उसका भी मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल आलोक के आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चंद हसरतों के लिए रिश्ते और भरोसे आज के दौर में जिस तरह खत्म हो रहे हैं वो समाज के लिए चिंता का विषय है। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इस समिट में सभी एससीओ सदस्य शामिल होंगे। चीन और पाकिस्तान ने अपने देशों में प्रेस वार्ता कर यह घोषित किया है वह इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल रहेंगे। शुक्रवार को बीजिंग में एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सप्ताह में भारत में मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रविवार सुबह सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की निगरानी में एक हनुमान मंदिर और मजार को हटाया गया है। सड़क चौड़ी करने के लिए राजधानी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है। वहीं मंदिर हटाने के पहले एडिशनल डीएसपी सुबोध गोस्वामी ने हनुमान जी की पूजा भी की है। कार्रवाई का पहला विरोध हुआ था, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों को विशेष तौर पर तैनात किया गया था। इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की गई थी। पिछले हफ्ते पूर्वी दिल्ली के मंडवाली में भी एमसीडी ने शनि मंदिर के बाहर अवैध रेलिंग को तोड़ा था। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी और लोगों के विरोध को देखते हुए सीआरपीएफ तैनात करना पड़ा था। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के डीएसपी जोएन तुर्की ने बताया कि दिल्ली की धार्मिक मामलों की कमेटी ने भजनपुरा इलाके में एक हनुमान मंदिर और एक मजार को हटाने का फैसला लिया था, जिससे सहारनपुर हाईवे के रोड को चौड़ा किया जा सके। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों धार्मिक स्थलों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों स्ट्रक्चर आपसी सहमति से हटाए गए हैं और मंदिर के पुजारी ने खुद ही मूर्तियों को गाड़ी में भी रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।